हमो राइज होकोलुके नमस्कार जनाइसु रंगाली बियोर उलग जनाइसु बोहाग बिहूर उलग जनाइसु नतुन बसर भाल हौक नतुन बसर त नतुन सरकार हौक। भाइयों बहनों, मुझे इस चुनाव में असम के अलग अलग क्षेत्रों में जाने का अवसर मिला। कितनी ही धूप क्यों न हो, सब दूर मैंने देखा मैदान छोटे पड़ गए। यहां भी मैदान छोटा पड़ गया। लोग बाहर खड़े हैं, छत पे खड़े हैं। आप सब कष्ट उठा करके मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। भाइयों बहनों, ये चुनाव कौन विधायक बने कौन न बने, इसका चुनाव नहीं है। ये चुनाव किसकी सरकार बने किसकी सरकार न बने, इसके लिए चुनाव नहीं है। ये चुनाव इस बात का फैसला करने के लिए है कि असम का भविष्य क्या होगा, असम के नौजवानों के भाग्य क्या होगा, इसका फैसला करने के लिए। मेरे असम के प्यारे भाइयों बहनों, निर्णय आपको करना है। क्या असम को इसी रिवर्स गियर में चलने देना है? क्या असम को आगे ले जाना है? ये लोग ले जा सकते हैं क्या? आपने उनको 15 साल मौका दिया। 15 साल कम नहीं होता है। 15 साल मौका दिया, कुछ निकला क्या? कुछ हुआ क्या? कुछ करके दिखाया क्या? कहीं करने का इरादा नजर आता है क्या? किया तो क्या किया? बेटे का भला किया तो क्या किया? परिवार का भला किया। भाइयों बहनों, आप जानते हो, मैडम सोनिया जी ने ये तरुण गोगोई जी को फिर से उम्मीदवार के रूप में क्यों घोषित किया है? इसलिए नहीं कि उन्होंने आसाम का भला किया है, इसलिए कि उन्होंने परिवार की भक्ति बराबर की है। और इसी के लिए आसाम का भला हो या ना हो, लेकिन तरुण गोगोई को तोहफा दे दो, क्योंकि तुम मेरी संभालो मैं तुम्हारी संभालू, यही कारोबार चला है। भाइयों बहनों, पहले चरण का मतदान पूरा हो गया। आपने देखा, पहले चरण के मतदान के बाद तरुण गोगोई के चेहरे पर हंसी नहीं है। उनका मुंह उतर गया। पहले चरण में दिल्ली से लोगों को नहीं बुलाते थे,
दूसरे चरण में दिल्ली वाले आओ बचाओ, आओ बचाओ। आपने देखा दिल्ली की पूरी फौज उतर करके आ गई है यहां पर। ये बचा सकते हैं क्या उनको? ये बचा सकते हैं क्या? अरे जो लोग कभी 400 से ज्यादा सीटों के साथ लोकसभा में बैठते थे, वो आज 40 पर आ गए। वो तरुण जी आपको क्या बचाने वाले? वो आपको क्या बचाएंगे? जो खुद को नहीं बचा पाए, वो आपको क्या बचाएंगे जी? और इसलिए भाइयों बहनों, आप निर्णय करिए, क्या आज भी असम को 18वीं शताब्दी में जीना है कि 21वीं शताब्दी में आना है? आप चाहते हैं 21वीं शताब्दी का लाभ आपको मिले? आप चाहते हैं? मुझे बताइए, कंप्यूटर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन बिजली नहीं है तो कंप्यूटर कहां से चलेगा? बिजली नहीं है तो कंप्यूटर कहां से सीखेगा? भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं। असम में 40% से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिनके घर में बिजली का करंट नहीं है। आज भी वो 18वीं शताब्दी में जी रहे हैं। अगर बिजली नहीं आएगी तो उनके जीवन में कोई बदलाव आएगा क्या? क्या ये सरकार की जिम्मेवारी थी कि नहीं थी भाइयों? ये सरकार का काम था कि नहीं था? मैं मेरे असम के भाइयों बहनों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, 2022 जब हिंदुस्तान आजादी के 75 साल मनाता होगा, अब हिंदुस्तान के हर घर में 365 दिन 24 घंटे बिजली देने का वादा करके काम करे। 24 घंटे। और ये काम हो सकता है। ये काम हो सकता है। उदाहरण देता हूं मैं आपको। कुछ समय पहले मैंने दिल्ली में हमारे सरकार के अफसरों की मीटिंग ली। मैंने उनको कहा कि भाई, देश अगले साल आजादी के 70 साल हो जाएंगे। आजादी के 70 साल। कितने गांव है जिसमें अब तक बिजली का खंभा नहीं पहुंचा, बिजली का तार नहीं लटका? कितने गांव है? मुझे बताया, आजादी के 70 साल होने आए, इस देश में 18,000 गांव वैसे हैं जो आज भी 18वीं शताब्दी में जी रहे हैं। न बिजली का खंभा है, न तार लटका हुआ है। ये जब मुझे बताया, मैं चौंक गया। मैंने उनको पूछा, भाई 18,000 गांव में बिजली कब पहुंचाओगे? तो उन्होंने कहा, साहब 5-7 साल तो लग जाएंगे। मैंने कहा 5-7 साल? बोले हाँ साहब, मुश्किल काम है। मैंने कहा, लोगों ने मुझे यहां मुश्किल काम करने के लिए ही बिठाया है। जनता ने मुझे मक्खन पर लकीर करने के लिए नहीं बिठाया, पत्थर पर लकीर करने के लिए बिठाया है। और इसलिए मैंने कहा, मैं 5-7 साल तक इंतजार नहीं कर सकता हूं। और मैंने लाल किले पर से घोषणा कर दी। मैंने कहा, 1000 दिवस में मैं हिंदुस्तान के सभी 18,000 गांवों में बिजली पहुंचा दूंगा। अभी तो
4 महीने हुए हैं, लेकिन मेरे भाइयों बहनों 4 महीनों के अंदर अंदर आसाम, उदाहरण लीजिए अकेले आसाम का। आसाम में करीब करीब 3000 गांव ऐसे हैं जहां बिजली का तार नहीं है, खंबा नहीं है। 2800 से भी ज्यादा, करीब 3000। पूरे देश में 18,000, उसमें 5वां हिस्सा अकेले आसाम का है। भाइयों बहनों, इससे बड़ा आसाम की दुर्दशा क्या हो सकती है। मैंने बिड़ा उठाया, मैंने कहा भले इन्होंने 60 साल नहीं किया, मुझे 1000 दिन में करना है। और भाइयों बहनों, मैं आपको हिसाब देता हूं, अकेले आसाम के करीब 3000 गांव बाकी थे, उसमें से मैंने पिछले 3-4 महीनों में काम शुरू किया। 900 गांवों में बिजली का खंभा पहुंच गया, 900 गांवों में बिजली का तार पहुंच गया, बिजली पहुंच गई। भाइयों बहनों, मुझे बताइए काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाइयों बहनों, इनको काम करना नहीं। मुझे बताइए, यहां आपका रेलवे का ओवरब्रिज कितने सालों से मामला लटका पड़ा है? लटका पड़ा है कि नहीं लटका पड़ा है? क्या भाई रंजीत दास, कहां गए? लटका पड़ा है कि नहीं पड़ा है? रेलवे ब्रिज का, ओवरब्रिज का। हमारी सरकार ने आपकी इस कठिनाई को दूर करने का फैसला कर लिया है। भाइयों, कौन कहता है काम नहीं हो सकता है? और सिर्फ एक नहीं, हमने एक भारत सेतु योजना बनाई है। इस भारत सेतु योजना के तहत हिंदुस्तान में ऐसे 1500 ब्रिज है, या तो नए बनाने हैं, या कुछ का पुरानों की मरम्मत करनी है, या कुछ को चौड़ा करना है। 1500 का एक साथ काम हाथ में लिया है और भारत सेतु योजना को हमने लॉन्च कर दिया है, जिसका लाभ आसाम को भी मिलने वाला है। भाइयों बहनों, आप देखिए, इस बार चुनाव में हमारे एक एक कैंडिडेट देखिए आप, सब कोई पढ़े लिखे कैंडिडेट है। ये हमारी बहन बेनजीर देखिए, आर्किटेक्ट इंजीनियर है। हमारा भाई अब्दुल देखिए, पीएचडी कर रहा है, आपकी सेवा करने के लिए आया है। कोई एमएससी है, कोई बीएससी है, हाईली क्वालिफाइड लोग ये आज आपकी सेवा करने के लिए आए हैं। नौजवान लोगों को लाए हैं, और मैं आपसे आग्रह करता हूं, ऐसी होनहार टीम को जिता करके भेज दीजिए। इस पूरे इलाके का नाम रोशन हो जाएगा। मैं बताता हूं भाइयों, नाम रोशन हो जाएगा। मैं हैरान हूं भाइयों, क्या हाल करके रखा है इन्होंने। हिंदुस्तान जहां पहुंचता है, आसाम उसके तीसरे हिस्से पर भी नहीं पहुंच पाता है। एक जमाना था, आपको भी याद नहीं होगा, देश जब आजाद हुआ तब हिंदुस्तान के जो 5 सबसे अच्छे राज्य थे, सुखी राज्य थे, समृद्ध राज्य थे, संपन्न राज्य थे, उन पहले 5 में एक नाम आसाम का हुआ करता था। आसाम का हुआ करता। और ये 60 साल के कांग्रेस की सरकारों ने ऐसा हालत कर दिया, ऐसा हालत कर दिया कि आज हिंदुस्तान के 5 सबसे गरीब,
सबसे पिछड़े 5 राज्यों में अगर किसी का नाम है तो वो नाम आसाम का हो गया। मेरे भाइयों बहनों, कहां पहले 5 में से आखिरी 5 में डुबो दिया इन्होंने। भाइयों बहनों, क्या ऐसे लोगों को सजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? सजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? चुन चुन करके कांग्रेस को साफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और ये आसाम के लोग तो बड़े दिल वाले हैं, बड़े दिल वाले हैं। जब देते हैं ना तो दिल खोल करके देते हैं। 15 साल तक दिया, 15 साल, और आपने कभी शिकायत तक नहीं की। झेलते रहे, झेलते रहे, झेलते रहे। अब जनता का गुस्सा इतना फूट पड़ा है कि पहले दिल खोल करके दिया था, अब चुन चुन करके साफ करके रहेंगे। भाइयों, ये साफ भाइयों बहनों, आज नवरात्रि का पावन पर्व प्रारंभ हो रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज नवरात्रि के प्रथम दिवस मुझे सुबह सुबह मां कामाख्या देवी के चरणों में जाकर के सर झुकाने का अवसर मिल गया। और आज मैं सरभोग में आया हूं। कभी दही खाना है तो बोले सरभोग का दही खाइए, क्रीम तो कहे बोले सरभोग की, दूध तो बोले सरभोग का। अब कुछ बचा है क्या? मैं पहले जब इस इलाके में आता था तो मेरे कार्यकर्ता मुझे आग्रह से खिलाते थे। भाइयों बहनों, आज उस सरभोग का हाल क्या हो गया जी। कितना उत्तम शब्द है सरभोग, कितना उत्तम नाम है। भोग में भी सरभोग। भाइयों बहनों, पता नहीं ये कांग्रेस दही भी बचने देगी कि नहीं बचने देगी। और आज जब सरभोग में आया हूं तो ये भी मेरे लिए बड़ा ही सौभाग्य है। जब मैं रास्ते से आ रहा था तो मैं एक बहुत बड़ा होर्डिंग देख रहा था, बैनर देख रहा था, और मैंने रास्ते में ही नमन किया, क्योंकि मुझे यहां पहुंचने के बाद पता चला कि जैन मुनि महाश्रमण जी आज यहां पर मौजूद है, इस नगर में मौजूद है। सारा मैंने देखा, इतना महान सेवा का काम कर रहे हैं। मैं आज उनको मिल तो नहीं पाऊंगा क्योंकि आगे मुझे जाना है, लेकिन मैं यहां से उनको प्रणाम करना चाहता हूं और उनके आशीर्वाद की कामना करता हूं। भाइयों बहनों, नवरात्रि का पावन पर्व शक्ति साधना का पर्व होता है, और हमारे यहां पूरे देश में नवरात्रि का पर्व शक्ति साधना के रूप में मनाया जाता है, देवी की उपासना के रूप में मनाया जाता है। लेकिन आप आसाम वालों को पता है पुराणों में क्या लिखा गया है? आपको पता नहीं होगा, मैं बताता हूं, और आपको भी गर्व होगा। क्या कहा जाता था? पुराणों में ऐसा कहते थे, अन्यत्र विरला देवी, यानी हिंदुस्तान के और भागों में देवी दुर्लभ होती है, कभी कभार देवी के स्थान होते हैं, वहां लोग मत्था टेकने जाते हैं। अन्यत्र दुर्लभ देवी। लेकिन आसाम के विषय में पुराणों में कहा गया है, क्योंकि पुराणों में
असम को कामरूप कहा जाता था और पुराणों में कहा जाता है कि अन्यत्र बिरला देवी काम रूपे गृहे गृहे। मतलब हुआ कि हिंदुस्तान के और भागों में तो देवी कहीं कहीं दर्शन होते हैं, लेकिन असम में कामरूप में हर घर में देवी के दर्शन होते हैं। यहां पर माताओं बहनों को ये सम्मान पुराने काल से मिला हुआ है और आज नवरात्रि के पावन पर्व पर मैं असम की धरती पर आया हूं तो ये काम रूपे गृह गृह असम के घर घर में जो माताएं देवियां हैं उनको मैं नमन करता हूं और नवरात्रि के पावन पर्व पर उनके भी मैं आशीर्वाद मांगता हूं। भाइयों बहनों, 14 अप्रैल चुनाव के बाद नववर्ष आएगा। आप लोग नव वर्ष मनाएंगे 14 अप्रैल को और नए वर्ष में चुनाव के नतीजे भी आएंगे और ये मैं मूड देख रहा हूं, नई सरकार भी बनेगी, साल भी नया, सरकार भी नई, सपने भी नए, आसाम भी नया बन जाएगा। भाइयों बहनों, आसाम भी नया बन जाएगा। भाइयों बहनों, भूपेन हजारिका जी का एक गीत बड़ा प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा, बोहाग माथो एति ऋतु न होए, बोहाग माथो इति ऋतु न होए, नो होए बोहाग एति माँ, नो होए बोहाग एति माँ, अहम या जातिर, अहम या जातिर एही आयुष रेखा, अहम या जातिर एही आयुर रेशा, गणा जीवन नोर यही सा, गणा जीवन नोर यही सा। भूपेन हजारिका ने कहा कि बोहाग केवल एक महीना या ऋतु नहीं है, यह असमीज, बोडो, राभा, मिसिंग, कार्बी, दिमसासा इन लोगों की आयुष रेखा है, जीवन रेखा है। भाइयों बहनों, आज जब मैं असम की धरती पर आया हूं, 14 अप्रैल को नव वर्ष होने वाला है और जब यहां के हर घर में देवी है तो मैं आई हकल, मातृ हकल, बाई हकल, भौनी हकल, सबको मेरा कोटि कोटि वंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हमारी सारी समस्याओं का समाधान क्या है? हमारी मुसीबतों का समाधान क्या है? हमारी अशिक्षा का समाधान क्या है? हमारी बेरोजगारी की समस्या का समाधान क्या है? हमारे बुजुर्गों की दवाई की समस्या का समाधान क्या है? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इन सारी समस्याओं का समाधान एक ही जड़ी बूटी में है, एक ही जड़ी बूटी। सब दुखों की दवाई एक ही जड़ी बूटी है और उस जड़ी बूटी का नाम है विकास। विकास होगा तो सारी समस्याओं का समाधान होगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरा असम के लिए, देश के लिए 3 एजेंडा है। मेरे 3 एजेंडा है। पहला है विकास। कौन सा है पहला? दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताइए, पहला कौन सा है? पहला कौन सा है?
पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? मेरा दूसरा एजेंडा है तेज गति से विकास। तेज गति से विकास। कौन सा है दूसरा एजेंडा? कौन सा है दूसरा एजेंडा? कौन सा है दूसरा एजेंडा? और मेरा तीसरा एजेंडा है चारों तरफ विकास। चारों तरफ विकास। चारों तरफ विकास। कैसा है मेरा तीसरा एजेंडा? क्या है मेरा तीसरा एजेंडा? क्या है मेरा तीसरा एजेंडा? क्या है? भाइयों बहनों, विकास एक इलाके में नहीं, सब दूर होना चाहिए। विकास एक जाति का नहीं, सब जाति का होना चाहिए। विकास एक संप्रदाय का नहीं, सभी संप्रदाय का होना चाहिए। विकास सिर्फ गांव का नहीं, गांव और शहर दोनों का होना चाहिए। विकास अमीर और गरीब दोनों का होना चाहिए। विकास अनपढ़ और पढ़े सबका होना चाहिए। विकास स्त्री और पुरुष सबका होना चाहिए। भाइयों बहनों, विकास के बिना समस्याओं का समाधान नहीं होगा। और इसलिए जैसा मैंने बिजली का बताया, वैसे हमारे किसानों को पानी चाहिए। हमारा सपना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के द्वारा खेतों तक पानी कैसे पहुंचाएं, और हमारे देश का किसान अगर उसको पानी मिल जाए ना, तो मिट्टी में से सोना पैदा कर सकता है। भाइयों, सोना पैदा कर सकता है। भाइयों बहनों, हमने सपना देखा है 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, हिंदुस्तान के किसानों की आय, उनकी इनकम हम डबल तक पहुंचाना चाहते हैं। डबल तक पहुंचाना चाहते हैं। मुझे बताइए भाइयों बहनों, गरीब के पास पैसा नहीं है, क्या गरीब को रहने के लिए पक्का घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और घर भी ऐसा हो जिसमें बिजली हो, पानी हो, शौचालय हो, नजदीक में स्कूल हो, नजदीक में अस्पताल हो। गरीब को ऐसा घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाइयों बहनों, मैंने बीड़ा उठाया है हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार को खुद का एक मकान बना करके देने का सपना देखा। जिस सरकार को भारत सरकार ने इस वर्ष 1.25 लाख घर बनाने के लिए पैसा दिया, कांग्रेस की सरकार, तरुण गोगोई की सरकार गरीबों के लिए घर बनाने के लिए 1.25 लाख घर बनाने के लिए पैसा दिया। पैसा बैंकों में सड़ रहा है, लेकिन ये सरकार 1.25 लाख घर नहीं बना पाई गरीबों का, सिर्फ 30,000 बना करके काम रुक गया। भाइयों बताइए, पैसे होने के बाद भी जो गरीब का घर भी ना बना सके, ऐसी सरकार को लाना चाहिए? ऐसी सरकार को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? ऐसी सरकार को सजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? पैसे बैंकों में सड़ रहे हो और गरीब फुटपाथ पर जी रहा हो, ये सब तो पाप कभी नहीं चल सकता। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, ये हमारे आसाम में गैस होता है, भरपूर मात्रा में गैस है कि नहीं? लेकिन आपको गैस सिलेंडर चाहिए तो मिलता है क्या?
घर में गैस सिलेंडर वाला चूल्हा चाहिए तो मिलता है क्या? और सिलेंडर खाली हो जाए तो समय पे आता है क्या? माताएं बहनें परेशान होती है कि नहीं होती है? भाइयों बहनों, इस देश का हाल देखो कि गैस का सिलेंडर चाहिए तो भी किसी नेता के पास जाना पड़ता है, नेता की सिफारिश चाहिए, मंत्री के पास जाना पड़ता है कि भाई अब हमारा बेटा बड़ा हो गया है, घर दूसरा लिया है, जरा एक सिलेंडर का कुछ कर दो ना। और ये सिलेंडर देने वाले भी आप कहोगे भाई गैस खाली हो गए, मेहमान आने वाले हैं, शाम तक सिलेंडर भेज दो, वो कहता है शाम तक चाहिए तो कुछ देना पड़ेगा। ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाइयों बहनों, पिछले एक साल में हिंदुस्तान आजाद होने के बाद एक साल में 1 करोड़ गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर देने का काम पूरा करके हमने एक नया रिकॉर्ड प्रस्थापित कर दिया, रिकॉर्ड बना दिया। भाई मेरे भाइयों बहनों, सरकार गरीबों के लिए काम करने वाली होनी चाहिए। सरकार अमीरों के लिए नहीं है। सरकार का काम अमीरों की सेवा करना नहीं होना चाहिए, गरीब की सेवा करना होना चाहिए। आज गरीब मां घर में जब लकड़ी का चूल्हा जलाती है और परिवार के लिए खाना पकाती है, और घर में लकड़ी का चूल्हा होता है, तो उस मां के शरीर में वैज्ञानिकों का कहना है कि 400 सिगरेट जितना धुआं उस मां के शरीर में जाता है। अगर लकड़ी के चूल्हे से वो खाना पकाती है तो धुआं जो होता है उस घर के अंदर उस मां के शरीर में 400 सिगरेट का धुआं हर दिन उसके शरीर में जाता है। मुझे बताइए, जिस मां के शरीर में 400 सिगरेट का धुआं चला जाता हो, वो मां बीमार होगी कि नहीं होगी? उसके बच्चे बीमार होंगे कि नहीं होंगे? क्या इस मां की चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? इस गरीब मां को इस संकट से बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? मेरी गरीब माताओं बहनों, आपका एक ऐसा बेटा अभी दिल्ली में बैठा है कि जिसने शपथ ली है कि इन गरीब माताओं को लकड़ी के चूल्हे से मैं मुक्ति दिलाऊंगा और आने वाले 3 साल में 5 करोड़ गरीब घरों में गैस का सिलेंडर दिया जाएगा। भाइयों बहनों, गैस का सिलेंडर दिया जाएगा। कौन कहता है काम नहीं हो सकता है? काम हो सकता है भाइयों बहनों। ए फॉर असम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हिंदुस्तान में असम का जय जयकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हर राज्य में असम का जय जयकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर आसाम का जय जयकार करना है तो आसाम में भी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनानी चाहिए। पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए। ये पीछे से चाबी टाइट करने वालों को मत भेजना भाई, जो अभी से कह रहे हैं कि त्रिशंकु विधानसभा बनेगी, हंग असेंबली बनेगी और हम पीछे से सब चलाएंगे। ये पीछे से चलाने वालों ने तो देश को बर्बाद कर दिया। हमें पीछे से चलाने वाले चाहिए क्या? ये पीछे से चलाने वाले चाहिए क्या? ये पीछे वालों को किसी को घुसने मत देना भाइयों। आप भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ जिताइए। भारतीय जनता पार्टी और साथियों की सरकार आपके सपने पूरे करके रहेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। भाइयों बहनों, आज दुनिया में भारत की इज्जत बढ़ रही है। सारी दुनिया में भारत का गौरव गान हो रहा है।
ये सुनकर के आपको आनंद होता है कि नहीं होता है? खुशी होती है कि नहीं होती है? लेकिन कुछ लोगों को भूख बुखार आ जाता है, उनको तकलीफ होती है, उनकी नींद हराम हो जाती है। अभी मैं सऊदी अरेबिया गया था, जहां मक्का का हज के लिए लोग जाते हैं। मैं अभी सऊदी अरेबिया गया था और जिस प्रकार से सऊदी अरेबिया हिंदुस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने के लिए तैयार हुआ, जिस प्रकार से सऊदी अरेबिया हिंदुस्तान को गले लगाने के लिए आगे बढ़ गया और कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने का फैसला किया, जिस प्रकार से सऊदी अरेबिया ने मोदी का सम्मान किया, मुझे बताइए भाइयों बहनों, यूएई, दुबई हो, अबू धाबी हो, वहां की सरकारें आज भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही है। सऊदी अरेबिया मोदी का सम्मान कर रहा है। ये सम्मान मोदी का नहीं है, ये सम्मान सबका साथ सबका विकास इस विचारधारा का है। ये सम्मान सर्वपंथ समभाव का सम्मान है। ये सम्मान 125 करोड़ देशवासियों का है। लेकिन सऊदी अरेबिया और भारत की दोस्ती हो जाए, यूएई और भारत की दोस्ती घनिष्ठ हो जाए, दुबई और अबू धाबी भारत के साथ दोस्ती कर ले, तो विदेश में तो किसी को नींद हराम हो जाए मैं समझ सकता हूं, उनको बुखार आ जाए मैं समझ सकता हूं, ये सुनकर के उनका माथा फट जाए ये भी समझ सकता हूं, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ लोगों को बुखार आ जाए ये बात मेरे समझ में नहीं आती है भाइयों। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं कि आसाम का भाग्य बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसके साथियों को भारी बहुमत से विजयी बनाइए। पहले चरण में कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे सवाल है जी। और आज तो आसाम का एक ही आनंद सर्वानंद, आसाम का एक ही आनंद सर्वानंद, आसाम का एक ही आनंद सर्वानंद। इस मिजाज के साथ आगे आइए। आप सबने इतना प्यार दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता। मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो।